draw a ray diagram to show the working of a compound microscope. Deduce an expression for the total magnification when the final image is formed at near point. Okay. What is the formula of total magnification for a compound microscope? MIMO? MIMO या MOMI, whatever you want to call it. Yes, and if you want to talk about near point wala case, so what is the formula in this situation? M is equal to, what is the formula of MO? VO upon UO? VO, yes sir. And ME? ME is? plus D upon D upon yes sir. हाँ, D upon FE plus 1, right? Yes sir. yes ठीक है. तो and compound माइक्रोस्कोप में कितने lenses होते हैं? दो. ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, आईपीस लेंस. चलो आओ उसको कर ही लेते हैं. अब तो आई थिंक काफ़ी एक्सटेंड तक आप लोगों को याद हो ही चुका होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में और सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है. सो दैट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो वी हैव गॉट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस. और कौन सा वाला लेंस छोटा होता है साइज में? ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा छोटा होता है, आईपीस भी छोटा ही होता है लेकिन ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्टिव होता है ना? यस यस. एंड फोकल लेंथ के बारे में कुछ लिखा था हमने. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होती है वेरी स्मॉल और आईपीस की होती है स्मॉल. और अपर्चर का क्या वर्ड्स दिखाए थे? ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वेरी मॉडरेट. बिल्कुल, तो ये वर्ड्स लिख लेना. एंड इसके बाद हम बनाते हैं रे डायग्राम. अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ लेंस. सिंपल भाषा में डायमीटर होता है. बाकी जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उनसे पूछोगे तो दे विल हैव अ डिफरेंट definition of aperture. रे डायग्राम. सो इफ वी ड्रॉ द रे डायग्राम, सो ये हमारा कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव. एंड ये क्या है? ये है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस के बियॉन्ड या फोकस के अंदर? यहाँ पर फोकस के अंदर. फोकस के बियॉन्ड. तो ये है ए बी. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. एंड इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एट u0 डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस. और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये कैसी इमेज बनाएगा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आईपीस का या ऑब्जेक्टिव का? ऑब्जेक्टिव. दोनों का. एमओएम है ना, एमओएम. तो दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो पहले ऑब्जेक्टिव बड़ा करेगा इसको और उसको बड़ा करेगा आईपीस लेंस. तो ये कौन है? ये है ए डैश बी डैश. दिस इज द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. नाउ we'll draw the ray diagram. So this is one ray and it will pass through focus after refraction and it will meet at A dash. This is the focus of objective lens and this is another ray which will straight go at A dash. So arrows mark कर लेना. ये हो गए हमारे इंसिडेंट रेस के arrows, ये हो गए हमारे रिफ्रैक्टेड रेस के arrows. इसके बाद कौन सा लेंस बनेगा? आईपीस लेंस. कॉन्वेक्स, कॉनकेव? कॉन्वेक्स. इसके बाद आईपीस लेंस क्या करेगा? मैग्नीफिकेशन करेगा. और हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बने? एट द नियर पॉइंट. यहाँ लिखा हुआ है कि द फाइनल इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई. नियर पॉइंट कितना सामने होता है आपके? 25 सेंटीमीटर्स, राइट. सो let us say this is the final image A double dash B double dash. This is the final image A double dash B double dash. Achha, what is this distance? What is this distance?
V dash This is V naught. V naught. V naught. V naught. This is the image distance for objective lens, right? Yes, sir. Yes, sir. And what is this distance? UE. UE. This is the object distance for eyepiece lens. And what is this distance? VE. Capital D. अच्छा, क्योंकि हम बना रहे हैं नियर पॉइंट पे ना. Near point. ठीक है. Now we can just draw the ray diagram. So इसको यहाँ पे पास करवा देंगे ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ से जाएगी एक रे पैरेलल और ये भी यहाँ पे जाके मीट कर जाएगी इस तरीके से, लाइक दिस. यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? Eye lens. आई ऑब्जर्वर्स आई, आई पीस लेंस, सॉरी आई पीस कह रहा हूँ, द आई लेंस. सो ये हो गया आपका रे डायग्राम. व्हाट इज दिस कैपिटल डी? लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन. बहुत बढ़िया. इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हमने ये रे डायग्राम बनाया क्यों है? पर्पस क्या है? क्वेश्चन में बोला था ना. क्वेश्चन में बोला था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. अच्छा. डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन. तो टोटल मैग्निफिकेशन का हमको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इस रे डायग्राम को बनाना रहता है. अब इस रे डायग्राम में क्या चीजें मार्क करेंगे? बीटा अल्फा. हाँ बिल्कुल. तो बीटा होगा ये वाला एंगल, राइट? यस सर. और अल्फा भी इसी में मार्क करना है या कहीं और? कहीं और. कहीं और. तो अल्फा मार्क करने के लिए एकदम सेपरेटली हम बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट ए बी, जो कि कैपिटल डी डिस्टेंस पर अगर होता तो उस सिचुएशन में वो जो एंगल सबटेंड कर रहा होता आई के ऊपर, उसे हम बोलेंगे क्या? अल्फा. अल्फा. अब हमारे लिए दो ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले पॉइंट को, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है इसको बोलते हैं. एंड इसको क्या बोलेंगे? ई. ई बोलेंगे इसको. ठीक है. हमें निकालना क्या है? मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर का एक और नाम क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्योंकि एंगल्स का रेशियो है ना, ये एंगल्स ही तो बड़े हो रहे हैं यहाँ पर. मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका सिंबल क्या होता है? एम. कैपिटल. ठीक है. एंड कैपिटल एम एक रेशियो है जिसमें ऊपर क्या आता है? विजुअल एंगल. विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय. हाँ. फाइनल इमेज. फाइनल इमेज ऑन द आई. विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई. और नीचे क्या आता है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई yes व्हेन अज्यूम्ड टू बी एट LDDV. ठीक है. क्योंकि इस सिनेरियो में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो LDDV पर नहीं है, तो उसको हमने अज्यूम किया है, तभी इस टॉपिक के अंदर फेयर कंपैरिजन हो पाएगा. कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा होता लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो उस सिचुएशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा होता. इसी वजह से हम बनाते हैं वो सेपरेट डायग्राम. विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन कंसीडर्ड टू बी एट क्या? LDDV. हाँ. तो यहाँ पे अब हो सकता है कि हमारा जो एग्जामिनर है वो LDDV जो एक्रोनिम है वो ना समझे, तो व्हेन कंसीडर्ड टू बी एट नियर पॉइंट कहते हैं. नियर पॉइंट. यस. हाँ, क्योंकि नियर पॉइंट सब लोग समझ जाते हैं. LDDV तो ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनर समझ पाएगा. ठीक है. ये जो न्यूमरेटर वाला एंगल है कौन सा एंगल है? बीटा. बीटा. एंड नीचे वाला अल्फा. फिर लिखेंगे यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. उसके बाद क्या लिखेंगे? बीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan बीटा. अल्फा tan alpha. tan alpha. The formula of capital M will be tan beta upon tan alpha. हमको tan बीटा चाहिए और tan alpha चाहिए. tan बीटा निकालने के लिए हम कौन सा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे?
छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा या बड़ा? हाँ, छोटा वाला छोटा या बड़ा? नहीं, बड़ा वाला छोटा छोटा छोटा। छोटा। याद कर लो इसको प्रॉपरली कि छोटा वाला ट्रायंगल यूज करना है आपको क्या निकालने के लिए? टैन बीटा। टैन बीटा निकालने के लिए। छोटे वाले ट्रायंगल का नाम है ई। हाँ बिल्कुल, इन ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश टैन बीटा इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन ई बी डैश, करेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ये ई बी डैश कितना है? यू ई। ठीक है, और टैन अल्फा निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल? ए बी। या इस ट्रायंगल को छोड़ दो, इसकी नेमिंग नहीं हो पाएगी। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन डी। ए बी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, ये जो ए बी है, ये ए बी क्या चीज है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ। यस सर। ठीक है, इज इक्वल टू एच ओ। तो टैन अल्फा क्या आ गया? एच ओ अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। ठीक है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन एच नॉट अपॉन कैपिटल डी। So this will be a dash b dash upon ue multiplied with d upon h naught. पहुंच गए यहाँ तक? अब क्या करेंगे? ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं है ऑफ कोर्स, है ना? यस सर। हमें कहाँ पहुंचना है? पहुंचना है MOME पे। हमें पहुंचना है MOME पे। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे, बताओ मेरे को, कि इस डायग्राम में, इस पूरे के पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन कर रहा है मैग्निफिकेशन? आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम यूज करेंगे इसका, किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का, फोकल लेंस का। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, तो लिखेंगे फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्निफिकेशन किया है कि उसने डिमिनिश किया है? मैग्नीफाई किया है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल m, एंड हाउ डू वी डिफाइन इट? इट इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड किसी लेंस के लिए स्मॉल m आता है डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात पता है? यस सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कौन से वाले लेंस की? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ये चीज़ याद कर लो आप लोग कि यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात करनी है, उसके मैग्निफिकेशन के बारे में। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन मैग्निफिकेशन, दिस इज हाउ वी डिफाइन मैग्निफिकेशन, एंड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऊपर वाला जो हमारा डायग्राम है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो कौन है? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। तो एच आई की जगह पे क्या आएगा? ए डैश बी डैश। और एच नॉट की जगह तो एच नॉट ही आएगा। यस सर। और इमेज डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा? वी नॉट और यू नॉट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन को अभी रहने दो, हम जो है हाँ सिर्फ एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस डाल रहे हैं इसके अंदर हर जगह पे। सो ए डैश बी डैश अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। यहाँ से ए डैश बी डैश कितना आ गया? आ गया वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू एच नॉट। इसको जहाँ पर हम अटके हुए थे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको हो गया नंबर 1। तो ए डैश बी डैश की जो वैल्यू है उसको नंबर 1 में करते हैं सब्सटीट्यूट, लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग नंबर 1। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या था? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इंटू डी अपॉन एच नॉट। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू है
V नॉट अपॉन U नॉट इंटू H नॉट, और नीचे UE है तो नीचे UE, एंड देन D अपॉन H नॉट। कुछ कट रहा है? It's not cut. H नॉट कट गया। So what do we get? M is equal to V naught upon U naught multiplied with D upon UV. D upon UE। आपका आंसर आ गया है। इसमें जो V naught upon U naught वाला फ्रैक्शन है, इसे ही बोलते हैं मैग्निफिकेशन कॉज्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, एकदम ईमानदारी से बताना कि ये वाला स्टेप था, ये आप लोगों को याद था क्या? नो सर। मुझे ऐसा लगा कि हल्का सा कि मिस आउट हो रहा था, तो उसको याद कर लो। हमें उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आना जिनको ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार रिपीट कर लिया अभी, तो इस वजह से ये जो है ब्रैकेट, इसे क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन कॉज्ड बाय Objective lens. मैग्निफिकेशन कॉज्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड जो सेकंड ब्रैकेट है उसे क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन कॉज्ड बाय आईपीस लेंस। Magnification caused by eyepiece lens. So this is MO and this is ME. तो यहाँ से कैपिटल M आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ MO एंड ME। अब हमारा जो पर्टिकुलर केस है उसके अंदर इमेज कहाँ बन रही है फाइनली? नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे फॉर द आईपीस लेंस। ये जो हमारे पास आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस के लिए हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। We will apply lens formula for the eyepiece Eyepiece lens. eyepiece lens. लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon f is equal to 1 upon V minus 1 upon E. हाँ, हम लगा रहे हैं आईपीस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला। सो 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। आईपीस लेंस के लिए फोकल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? fe। और आईपीस लेंस ने इमेज कहाँ पे बनाई है? नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट, यस सर। तो v कितना आ जाएगा? इस बार लगेगा साइन कन्वेंशन, तो माइनस का कैपिटल टी, माइनस डी, यस। और आईपीस लेंस के लिए u क्या था? माइनस का ue। Minus UV. हाँ। ये हमने क्या लगाया? साइन कन्वेंशन लगा दिया यहाँ पर हमने। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। तो 1 अपॉन एफ ई आ गया, माइनस का 1 अपॉन कैपिटल डी, प्लस का 1 अपॉन यू ई। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा और रीपैकेज कर पाए। ये क्या लिखा हुआ है? डी अपॉन यू ई। डी अपॉन यू ई लिखा हुआ है, इसी को हमको रीपैकेज करना है। सो लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय capital D. Capital D, yes sir. If you multiply both sides by capital D, what do we get? D upon Fe is equal to minus 1 plus D upon UE. तो D upon UE कितना आ जाएगा? 1 plus D upon Fe। इसको हम कर देंगे ऊपर सब्स्टिट्यूट। तो therefore the formula of magnifying power will become क्या? V naught upon U naught multiplied with 1 plus D upon Fe. So this is the magnifying power of compound microscope in the near adjustment and the near point adjustment. So magnifying power of compound microscope in near point adjustment. ओके, सो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं आगे। नाउ इसके साथ इन्होंने दे रखा है एक न्यूमेरिकल, तो उसका डेटा नोट कर लेते हैं। In a compound microscope, an object is placed at a distance of 1.5 centimeters from the objective of focal length इतना। तो ये 1.5 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये 1.5 सेंटीमीटर क्या है? यू नॉट। यू नॉट, बिल्कुल।
क्योंकि दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो यानी कि यू नॉट है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ये वही 1.25 क्या है? From the objective F lens of naught. focal F naught. F naught है 1.25 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। इफ द आईपीस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर्स क्या है? FE. FE मतलब FE हाँ ठीक है FE. FE 5 centimeters, and the final image is formed at the near point. Estimate the Magnifying power. Magnifying power. ये हमारे पास है near point adjustment, हमें निकालना है कैपिटल M का वैल्यू। So what is the formula of capital M for near point adjustment? V naught upon U naught. V naught upon U Not upon U naught into 1 1 plus D upon F. D upon FE. ठीक है, तो हमें दे रखा है U naught कितना है 1.5 सेंटीमीटर्स, F naught कितना है 1.25 सेंटीमीटर्स, 5 centimeters. and FE 5 5 सेंटीमीटर। centimeters. ठीक है, निकालना क्या है? M. M निकालना है फॉर कौन सा एडजस्टमेंट? Near point. नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। हमें फॉर्मूला तो याद है ही, अभी अभी निकाला है हमने ऊपर, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। रहेगा V नॉट अपॉन U नॉट 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है, तो डाल देते हैं जो जो वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास। सो V नॉट तो है नहीं अवेलेबल, तो V नॉट को निकाल लेंगे बाद में। U नॉट है 1.5 और D कितना होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर्स। FE कितना है 5। FE 5. ठीक है, तो V नॉट अपॉन 1.5 ये रहेगा इंटू 6, ठीक है 5, yes sir. Yes. ठीक है, और ये कितना रहेगा 2, सॉरी 2 कह रहा हूँ 4, 4 yes. हाँ 4 आएगा सॉरी। तो क्या आ रहा है ये 4 V नॉट। 4 V naught. अब V नॉट कैसे निकालेंगे? 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. कौन से वाले लेंस के लिए? Objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, करेक्ट। लेंस फॉर्मूला, Yes sir. ठीक है। सो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। F कितना है इसका 1.25, 1.25 V नॉट और U कितना है 1.5. माइनस का 1.5। यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाएगा, तो निकालते हैं ज़रा कितना आ रहा है ये। कितना आ रहा है V नॉट 7.5. हाँ 7.5 आ रहा है, करेक्ट। तो M कितना आ रहा है 30. बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किसी चीज़ को 30 टाइम्स कर देगी, है ना? Yes sir. हाँ, ये जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज का 30 टाइम्स कर रही है, इसका मीनिंग ये है। आ गया बाकी लोगों का? चलो Yes. ओके, 30th करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर, ये कहाँ, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग। बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ क्या? डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। ये टर्म्स कभी सुने आप लोगों ने? Yes. इन अ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन, ठीक है। सो डिप्लीशन लेयर कब बनती है? तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें हमने क्या किया, डोपिंग करी,
हमने यहाँ से डाल दी ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी और राइट साइड से डाल दी ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? डोपिंग। So doping with group 13 impurity from the left side and doping with group 15 impurity from the right side. Group 13 की impurity का कोई एग्जांपल है? फॉस्फोरस थोड़ा ना, एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम। और 15 का है फॉस्फोरस। हाँ, तो ये कर दिया हमने। तो व्हेन वी डू दिस तो लिखेंगे कि व्हेन अ प्योर crystal of silicon is simultaneously doped। ऐसा कुछ याद है क्या? हाँ, यस सर, यस। When a pure crystal of silicon is simultaneously doped with group 13 and group 15 impurity atoms from two sides, what is formed? A metallurgical junction is formed। ऐसा कुछ याद है metallurgical junction? Yes. A metallurgical junction is formed which is called PN junction। A metallurgical junction is formed which is called PN junction। तो PN junction अगर बन गया है तो ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है और ये बीच में क्या है? ये है PN जंक्शन। और ये हो जाएगी हमारी P साइड, ये हो जाएगी हमारी N साइड। P साइड में होते हैं बहुत सारे होल्स और N साइड में होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा? अच्छा, P साइड में थोड़े से क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और N साइड में थोड़े से होल्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। हाँ, डिफ्यूजन होगा। इसके बाद डिफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम हैं। तो यहाँ पर होल ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स कम है। तो बेसिकली पीएन जंक्शन के दोनों साइड में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। लिखेंगे ड्यू टू द डिफरेंस इन concentration of charge carrier आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अभी चली गई थी एक सेकंड। हेलो, अच्छा, ठीक है। अभी डिस्प्ले आ रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द जंक्शन, कॉमा, कौन सा फिनोमेना होगा? डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N side diffuse to the P side, electrons from N side diffuse to the P side, and holes from P side diffuse to the N side। ये सब हमने पहले डिस्कस किया है ना? हाँ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। इस डिफ्यूजन की वजह से
क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। देखेंगे कि ड्यू टू डिफ्यूजन कॉमा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन, ये चीज याद है? जी सर। किसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होगा। ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन नियर द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बिल्कुल पास में ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का होगा रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और जब ये होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। हमारा क्वेश्चन क्या समझाने के लिए बोल रहा है हमसे, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। ये पी साइड, ये एन साइड, और डिफ्यूजन होने के बाद ये जो बाउंड्री है ये इस तरीके से हम दिखाएंगे। और यहाँ पर हेलो, यस सर, कनेक्शन ब्रेक हो रहा है लग रहा है बार बार एक्चुअली। डिस्प्ले आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये बाउंड्रीज एक्सटेंड हो जाएंगी और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कॉल इट ई आई वेक्टर। ये जो ई आई वेक्टर है इसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव वाली लेयर है वो हाई पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है? पॉजिटिव वाली, अच्छा, पॉजिटिव वाली हाई पोटेंशियल पर है, हाँ, और नेगेटिव वाली लो पोटेंशियल पर है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फिक्टिशियस पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे वीबी। सो इस वीबी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और ये जो बीच में आपको दिख रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की एक स्ट्रिप, इसे क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन को समझाने के लिए वी शुड स्टार्ट ऑल द वे फ्रॉम कि हमने डोपिंग किया, डोपिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट आया जिसकी वजह से डिफ्यूजन हुआ, और डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ। तो नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट अ डिप्लीशन लेयर इज एग्जैक्टली। सो डिप्लीशन लेयर क्या होती है? डिप्लीशन लेयर, इट इज द स्पेस चार्ज रीजन, it is the space charge region formed on either side of p-n junction. It is the space charge region formed on either side of p-n junction, which consists of immobile ions, yes sir, and is devoid of free charge carriers, and it is devoid of free charge carriers. ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पहले कभी लिखा है हमने? हाँ यस सर। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर में क्या चीज है? मोबाइल आयंस। हाँ, और साथ में हम बोलते हैं ना कभी कभी कि सिलिकॉन एटम्स भी हैं यहाँ पे। हाँ यस सर। लिख देना एंड सिलिकॉन एटम्स। एंड क्या चीज नहीं है इसमें? फ्री चार्ज आयंस, फ्री चार्ज कैरियर्स इसमें नहीं है। यानी कि यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। हाँ बिल्कुल, तो इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही होल्स हैं इसके अंदर। डिप्लीशन लेयर की जो होती है विड्थ, उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इट्स विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, याद है कितनी होती है इसकी विड्थ, किस ऑर्डर की होती है? माइक्रोमीटर। हाँ 10 की पावर -6। हाँ 10 की पावर -6 मीटर्स की। तो इट्स विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं इसकी
पोटेंशियल बैरियर की या बैरियर पोटेंशियल की। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्या करता है, याद है क्या करता है ये? तो डिफ्यूजन को अपोज करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे कि इट इज द, ये बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, isn't it? यस सर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। It is the potential difference which exists across the depletion region. It is the potential difference which exists across the depletion layer, जो कि क्या करता है, which opposes the diffusion of carriers across the junction. भाई ये जो फिनोमेना चल रहा है यहाँ पे डिफ्यूजन का, it will not continue indefinitely. It has to stop. And who stops it? These two, junction electric field and barrier potential. It is a potential difference which exists across the depletion layer, which opposes the further diffusion of carriers, which opposes the further diffusion of carriers across the junction, which opposes the further diffusion of carriers across the junction. आप लोग सारी चीजें लिख रहे हो ना? यस सर। ठीक है ठीक है, हो गया, पूरा लिख लिया? यस सर। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, तो ए पार्ट इज डन। बी पार्ट में बोल रहा है इन द गिवन फिगर, इन द फिगर गिवन बिलो द इनपुट वेव फॉर्म, ये रही आपकी इनपुट वेव फॉर्म। ये इनपुट वेव फॉर्म कैसी है? अच्छा भैया साइनोसॉइडल, यस सर। ऑल्टरनेटिंग। इट इज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट वेव फॉर्म। ये आउटपुट वेव फॉर्म कैसी है? क्या ये ऑल्टरनेटिंग है? नहीं सर। ऑल्टरनेटिंग तो नहीं है। बाय डिवाइस एक्स, ये जो डिवाइस एक्स है इसने इसको ये बना दिया। तो नेम द डिवाइस एंड ड्रॉ इट सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव है कि फुल वेव है? फुल वेव। फुल वेव है ना? सारे पॉजिटिव। उसमें 6 है, इसमें 3 ही है। ये बात तुम्हारी सही है, ये बात भी तुम्हारी सही है। हाँ एग्जैक्टली, देखो क्या होता है ना कि ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, लेकिन इन्होंने बेसिकली जो गलती कर दी वही कर दी कि इन्होंने ये एक्स्ट्रा बना दिया यहाँ पर। ये इनको अगर ना बनाया होता ना तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना होती। अभी भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि जो हमारा वो होता है ना हाफ वेव, वो क्या करता है, वो बेसिकली अगर उसको ये दोगे तो क्या देगा आपको? वो आपको देगा ये और फिर डैश और फिर ये, तो उसमें होती है डिसकंटिन्यूटी, है ना? यस सर। तो जहां पर भी आपको दिखेगी कंटिन्यूटी, वो क्या है? वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाँ, तो ये डिवाइस एक्स क्या है? इट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो वैसे ही अच्छा ऑब्जर्वेशन था जॉयल कि इसमें तो ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, इसमें सिर्फ प्लस 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 है, यानी कि सिर्फ ये नेगेटिव वाला ऊपर आ गया है, बाकी इन दोनों का क्या हुआ? ये था ना तुम्हारा पॉइंट? यस सर। हाँ ठीक है फाइन। सो लिख लेते हैं इसको भी। सो दिस वाज 38 का ए पार्ट। ओके, सो लिखेंगे डिवाइस एक्स इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर का व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर? ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को, नहीं, वो तो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर करता है वो तो, जो आप बता रहे हो कि इसको वो बना देता है, वो तो उसका पर्पस ही वही है। इट इज अ सर्किट। अच्छा प्रिंसिपल पूछा था? हाँ प्रिंसिपल पूछा था मैं। हाँ, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब डायोड। डायोड क्या? मतलब वो फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस के अंदर हाँ कंडक्ट नहीं, यही है ना? बिल्कुल, ये है इसका प्रिंसिपल। हाँ ठीक है। रेक्टिफायर में लिखेंगे इट इज अ सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म इनटू क्या? यूनिडायरेक्शनल। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल, into a unidirectional waveform. The waveform may be of voltage or current. That's okay. अब इसका प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल वही है जो आप लोग जानते हो कि जो डायोड होती है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करती है और रिवर्स बायस में ना के बराबर करती है। तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं यहाँ पर कि इट्स वर्किंग is based on the fact that
बेसिकली एक फैक्ट है, राइट? Yes, sir. Its working is based on the fact that a diode conducts under forward bias and negligibly conducts under reverse bias. ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है ना? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद क्या करने के लिए बोल रहा है? इसका सर्किट डायग्राम, जो डिवाइस एक्स आपने आइडेंटिफाई किया है, इसका सर्किट डायग्राम भी मांगा है इन्होंने। सो इसके सर्किट डायग्राम में हम क्या दिखाएंगे? अडाप्टर सर्किट होता है ना, अडाप्टर मोबाइल का। तो उस अडाप्टर में क्या लगाते हैं? उस अडाप्टर को हम घुसाते हैं सॉकेट बोर्ड में। दिस इज द सॉकेट बोर्ड ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। एंड हमारे अडाप्टर के अंदर क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये इसका सॉफ्ट आयरन है, एंड कर देंगे इसकी सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग कर देंगे, याद है ना? Yes, yes. और ऊपर भी एक डायोड और नीचे भी एक और डायोड लगा देंगे। सो दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, दिस इज आवर transformer which is called as center tap transformer, correct? जरा सर्किट डायग्राम याद है ना? Yes, sir. ठीक है। center tap transformer, let's call this point as capital A, let's call this point as capital B, and यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज लाइक दिस। यहाँ पे लगा देंगे एक जॉकी एंड जंपर कनेक्शन, and here we will connect our gadget, the smartphone, and here we will take the output. So this is the load resistor RL, this point is X and this point is Y, and here what kind of output are we expecting? Unidirectional output. And what kind of input have we applied? Alternating input लगाया हमने, alternating input, और क्या पाया? Unidirectional output. बिल्कुल। So this is what we had applied, and this is what we get in the output. So this is the input waveform time के respect में, and this is the output waveform time के respect में। plus minus plus minus plus 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 plus। कर लिया ड्रॉ? हाँ कर लो। क्या हमारे घर में कहीं रेक्टिफायर है? Yes, sir. Charger. चार्जर के अंदर ही है, चार्जर ही है ये। इस RL को बोलते हैं लोड रेसिस्टर। RL इज लोड रेसिस्टर, लोड रेसिस्टर। ओके, चलते हैं आगे। नाउ इसका सी पार्ट तो लॉजिक गेट्स का है, सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। और इसका जो और पार्ट है दैट इज ट्रांजिस्टर, दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। अब करते हैं इसका बी पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ Energy band. एनर्जी बैंड। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखा है। हाँ, ये इसका बहुत। चलो कर लेते हैं। So this is the last question of 2010 paper, and then we'll be through. So let us talk about conductor, then let us talk about insulator, and then about semiconductor on the basis of energy band diagram. So for a conductor, what is the first point? Which two bands? Conduction band and valence band. Conduction band and valence band, what do they do? They overlap each other. Overlap each other. ठीक है। The conduction band and valence band overlap with each other.
इंसुलेटर्स में there exists a large energy band gap. between there exists a large energy band gap between conduction band and valence band. valence. एंड यहाँ पे लिखेंगे कि इनका जो बैंड स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है? Similar to insulator. बिल्कुल, बट बैंड गैप कंपैरेटिवली स्मॉल होता है. बैंड स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ इंसुलेटर but energy band gap is comparatively small. ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एनर्जी बैंड गैप? Eg. Eg. So energy band gap Eg is how much for conductors? 0. ठीक है. For insulators? Greater than 3. greater than 3 electron volt, correct. And for semiconductors? Less than 3. Less than 3 electron volts, correct. अच्छा, what are the examples of semiconductors? Silicon, germanium. Silicon and germanium, right? Yeah. So what is the energy band gap for silicon? 1.1 EV. 1.1. 1.14 EV याद है? Yes. And what is the energy band gap for germanium? 0.72 0.72 EV. जो चीजें याद है वो कोट कर देनी चाहिए. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट, लेट अस ड्रॉ द ग्राफिकल थिंग. हाँ, सो ये जो ग्राफ्स है, ये पॉइंट नंबर 1 ही उसकी एक्सप्लेनेशन है, राइट? Yes sir. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेसिकली कंडक्शन बैंड जो कि इमर्स्ड है वैलेंस बैंड. हाँ, सो दिस इज द वैलेंस बैंड and this is the conduction band. And what do we have on the y-axis? Electron energy. बढ़िया. and यहाँ पर हम दिखा देंगे क्योंकि बीच में एक अच्छा खासा energy band gap है. So this is the conduction band and this is the valence band. Valence band, conduction band. कर लिया ड्रॉ? Yes sir. ओके. सो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप है दैट इज ग्रेटर देन 3 EV एंड दिस इज लेस देन 3 EV. ठीक है. एग्जांपल्स क्या होते हैं कंडक्टर्स के? copper, iron, copper. metals, most यानी कि ज्यादातर मेटल्स. Yes sir. मोस्ट मेटल्स लाइक गोल्ड. गोल्ड मेटल है ना? Yes sir. सिल्वर. Platinum. कॉपर, आयरन. ठीक है. व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? Yes sir. एल्यूमिनियम भी मेटल है. ठीक है. और इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स क्या है? Wood. plastic, rubber, वुड, Yes. प्लास्टिक, रबर. ठीक है. ठीक है. और सेमीकंडक्टर्स तो बताइए आप लोग. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ये सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14. 14. हाँ, ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं. तो इनकी वैलेंसी कितनी है? 4. C4, तो दे आर Tetravalent. टेट्रावैलेंट. ठीक है.
सो ये हो गया हमारा खत्म। चले आगे। सो हमने कौन से साल के पेपर से स्टार्ट किया था करना? 2020। और हमने कितने पेपर कर लिए अब? 7। भाई 2020 से लेकर 2010 तक हो गया ना? जी सर। कितने हो गए, 10 या 11? 10 नहीं 11। तो अब हम चलते हैं, आपका एक सेल्फ असेसमेंट पेपर का क्या रखा है, ये ओसवाल पब्लिकेशंस की जो बुक है उसमें डिस्प्ले आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। सो दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट पेपर। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया गया है। सो लेट्स लुक एट दिस। इसके अंदर 33 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले बात भी की थी। सो करते हैं इसको शुरू। सो नंबर 1, एक बार आप लोग पढ़ लो उसको क्या बोल रहा है। हाँ, जो पहली वाली स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या होगा कि एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, यानी कि एक बार मैग्नेट है, उसको जब हमने फ्रीली सस्पेंड किया और हल्का सा छेड़ा होगा उसको, तो इट हैज अ ऑसिलेशन पीरियड ऑफ कैपिटल टी। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ये होती है, क्या नाम है, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से, और ये हमारे पास मान लेते हैं एक मैग्नेटिक कंपस नीडल है, तो जो मैग्नेटिक कंपस नीडल होती है वो नॉर्थ को अलाइन करना चाहती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ये चीज पता है हमको? जो हमारे पास ये होती है ना मैग्नेटिक कंपस की नीडल, वो चाहती क्या है? इट वांट्स टू अलाइन इट्स नॉर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज व्हाट इट वांट्स टू डू। जैसे कि हम जानते हैं ना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, व्हाट डज इट वांट? इट वांट्स टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपस नीडल होती है, इट वांट्स टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज समझ में आ रही है? जो एनालॉजी है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या चाहता है? टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक कंपस नीडल क्या चाहती है? टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। बिल्कुल। अगर मान लो कि हमने इसको, ये कौन है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा छेड़ दिया, मान लो कि ये ऐसे था, ये था हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और ये था माइनस क्यू चार्ज। मान लेते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया हमने, ये प्लस क्यू इधर आ गया, ये माइनस क्यू इधर आ गया। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वापस से अपनी इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा, बट जब ये वापस आएगा तो ये रुक नहीं पाएगा, क्योंकि इसने मोमेंटम गैदर कर लिया होगा, तो ये ऐसे पहुंच जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, और फिर ये यहाँ पे रुकेगा, फिर ये वापस जाएगा, तो ये ऑसिलेट करेगा बेसिकली। ठीक है? यस यस। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। अगर आपने इसको, इस मैग्नेटिक कंपास नीडल को थोड़ा सा छेड़ दिया, अगर मान लेते हैं आप इस तरफ लेके आए इसको, ठीक है, तो ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये वापस जाना चाहेगा, क्योंकि ये जो इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू अचीव। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? यस सर। तो जो डाइपोल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो, इट ऑलवेज विशेस टू अचीव द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑसिलेट कर करके वापस से उस पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमने इस रेक्टेंगल, यहाँ पर जैसे हमने दिखाया, ये डायमंड शेप्ड मैग्नेट दिखा रखी है हमने, पॉइंटर वाली, इन्होंने लिया है रेक्टेंगुलर मैग्नेट, यानी कि एक बार मैग्नेट लिया इन्होंने। जब उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा तो वो ऑसिलेट कर रही है, कैपिटल टी उसका पीरियड है। नाउ इट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स। उसको हमने दो टुकड़े कर दिए, ईच हैविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, एंड वन पीस, उसमें से एक टुकड़े को लिया, इट इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली इन द सेम फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में उसको ऑसिलेट करवाया। इफ इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी डैश, फाइंड टी डैश अपॉन टी। ये सवाल 1 नंबर का है, और आप लोगों को पढ़ते ही बताओ क्या लग रहा है, कैसी वाइब आ रही है, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो तो जाएगा। हो तो जाएगा। अब ये 1 नंबर का सवाल है, तो ये डिसीजन आपको ले लेना चाहिए एग्जाम के अंदर कि इस पे टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है, या इसको बाद में देखना है। तो मेरे हिसाब से तो ये सवाल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एक्चुअली। हाँ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एक काम करते हैं, हम तो करेंगे सारे सवालों को, तो हम कर लेते हैं इसको। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आप लोगों को वैसे तो करवा रखी हैं, लेकिन क्लास 11th की भी कुछ चीज़ें लगेंगी इसके अंदर, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिमेंबर कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसके अंदर हमारे पास एक बार मैग्नेट है,
तो वो क्या चाहती है, अपने नॉर्थ को इसके अलोंग अलाइन करना चाहती है वो। अगर हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये क्या करेगी, ये ऑसिलेशंस करेगी और करते 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 ये वापस इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगी। तो मान लो कि आपने इसको डिस्टर्ब किया। अब ये जो बार मैग्नेट है ये सॉलिड है कि हॉलो है? सॉलिड। सॉलिड है ये, तो इट इज अ सॉलिड रॉड काइंड ऑफ थिंग, राइट? यस सर। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है। इसका कुछ मास होगा क्या? मास होगा। इसका मास भी होगा, तो मास इसका m के बराबर है। क्या इसका वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? यस सर। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कैपिटल M के बराबर है। छोटा m क्या है? इसका मास। कैपिटल M इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। L क्या है? लेंथ। लेंथ। इसकी लेंथ पोल टू पोल। अब बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है कैपिटल I के बराबर, कैपिटल I। अब देखो, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात तब करते हैं जब कोई चीज ऑसिलेट करती है या कोई चीज रोटेट करती है। बताओ ये क्या करेगी, रोटेट या ऑसिलेट? ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रोटेशन ओनली, इस वजह से ऐसा होता है। तो जब इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, जब ये ऐसे करके आएगी, मान लेते हैं हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया। हल्का सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हल्का सा करने पर ही SHM होता है। तो मान लेते हैं इसको हमने हल्का सा, बहुत एक छोटा सा एंगल थीटा से हमने इसको डिस्टर्ब किया। ये थीटा बहुत ही स्मॉल है। तो ऐसा करने पे क्या 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 करेगी ये? ऑसिलेट करेगी। क्यों करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। क्या आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क। देखो जैसे कि ये होता है ना, अगर हमारे पास एक यहाँ पर स्प्रिंग है और इसको एक आपने ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, m मास है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर आप इसको x अमाउंट से खींचोगे और डब्बे को आप यहाँ पे लेके आ जाओगे और आप इसको छोड़ोगे, आपने अपना हाथ हटा लिया, पहले उसको आप खींच के यहाँ तक लेके गए, फिर आपने अपना हाथ हटा दिया, इट इज रिलीज्ड, तो ये डब्बा वापस जाएगा, वहीं पर रहेगा? वापस जाएगा। वापस जाएगा। वापस क्यों जाएगा? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। यस सर। रीस्टोरिंग फोर्स होती है -kx, ठीक है? ये डब्बा वापस क्यों जा रहा है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये बार मैग्नेट वापस क्यों जा रही है? ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4? m क्रॉस b। यस सर। m क्रॉस b। NIAB sin थीटा। हाँ नहीं, यहाँ पर m जो है NIA नहीं होगा क्योंकि ये बार मैग्नेट है ना, वो कॉइल के लिए होता है। अच्छा यहाँ पर m को m ही रख देंगे, तो m भी sin थीटा। थीटा स्मॉल है कि लार्ज है? इसमें सर थीटा स्मॉल है। थीटा, हाँ थीटा स्मॉल है तो sin थीटा थीटा हो जाएगा। हाँ सर, और बड़ा वाला m इक्वल टू m2 है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको डाल नहीं रहे अभी क्योंकि हम सिर्फ एक छोटा सा रिजल्ट निकाल रहे हैं। लेकिन व्हाट यू सेड इज करेक्ट। वो जो 2L है वो यहाँ पर L ले रखा है मैंने एक्चुअली, ठीक है? हाँ यस। हाँ, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? जाएगा m भी थीटा। यस सर। अब हमने इसको राइट में पुश किया था कि लेफ्ट में पुश किया था? हमने राइट में पुश किया। हमने इसको राइट में पुश किया था, तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल दो, इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव बोल दो। जिस डायरेक्शन में आपने इसको पुश किया है उसको आप पॉजिटिव बोल दो। और ये जो टॉर्क है ये कहाँ लेके जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? टॉर्क लेफ्ट में। टॉर्क लेफ्ट में लेके जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देना क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है ना? यस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? m क्रॉस b। why are we putting a negative sign? because it is restoring torque। हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल जो फोर्स थी उसने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था, बट ये इसको वापस लेके जा रहा है इस वजह से। अच्छा, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F is equal to ma, right? F is equal to Yes, ma. sir. F is equal to ma is Newton's second law of motion. And what is Newton's second law of motion for rotational motion? This is for translational motion, right? F is This is for translational motion. What is the rotational analog of force? Torque. torque. What is the rotational analog of mass? Moment of inertia. And acceleration का angular acceleration. So please keep it handy with you. F is equal to ma तो सबको पता है. Torque is equal to I alpha को अपने पास पकड़ो इसको. जो क्या rotational motion के लिए. So rotational motion के लिए what is Newton's second law of motion? Torque is equal to I alpha. Torque is equal to I alpha. बस हमने substitute तो किया है corresponding quantities, isn't it? Yes sir. ठीक है, तो लिखेंगे torque is equal to I. What is I? I is
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोल मास प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। तो अगर हम इसको बोलते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर 2, तो क्या आएगा? आई अल्फा इज इक्वल टू क्या? माइनस एम बी थीटा। छोटा है बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। अल्फा कितना आएगा? माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। ठीक है। यस। अगर हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कौन सा मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। ये सुना है कभी आप लोगों ने? यस सर, क्या सिंपल, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, एसएचएम सुनते ही दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये चीज पहचान है एसएचएम की। अब ये चीज ट्रांसलेशनल की लग रही है कि रोटेशन की लग रही है आपको? ट्रांसलेशनल की। तो रोटेशनल का क्या होगा? एसएचएम अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यस सर। हाँ, तो ये जो अल्फा है ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको बोल दो नंबर 3, इसको बोल दो नंबर 4। तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर? माइनस थीटा, माइनस अल्फा थीटा। ना, सिर्फ ये चीज और ये चीज सेम होगी ना, माइनस नहीं आएगा। अच्छा, यस, क्योंकि दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो कितना आया ओमेगा स्क्वायर? mb by i, ओमेगा रूट mb by i। रूट ऑफ mb by i। हाँ, अभी बताओ कि ये जो बार मैग्नेट है, जब इसको आपने डिस्टर्ब किया, व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो ये क्या कर रही है? ये कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। और जब भी कोई चीज करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम निकालते हैं उसका टाइम पीरियड। क्या निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं ऑसिलेशन का। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो कितना आएगा यहाँ पर? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो बताओ कि ईमानदारी से कभी ये फॉर्मूला याद किया है कि नहीं किया? ये फॉर्मूला याद करना है अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आप देख रहे हो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आ रखा है उस बुक के अंदर, उसका पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। और ये फॉर्मूला इतना कॉमनली कहीं यूज होता नहीं है। ये डेरिवेशन कभी किया मैं क्लास में कि नहीं करी? ये वाली अच्छा, एक बार कर गया ना। हाँ, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि मैंने करवाई है। सो टाइम पीरियड फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज एम? magnetic dipole moment, and b is the external magnetic magnet, right? So ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब देखो, अब बात ये है कि जब ये बार मैग्नेट ऑसिलेट करेगी, तो आप देख पा रहे हो कि इसके अबाउट कर रही है, ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कर रही है, ये ऑसिलेट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सॉलिड रॉड। अब देखो, क्लास 11th के अंदर बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या? सॉलिड रॉड की। तो दो चीजें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को कि अगर ये रॉड है जिसका मास है कैपिटल M और इसकी लेंथ है कैपिटल L, और इसको आप इसके अबाउट घुमा रहे हो, इसके अबाउट, इसके कोने के अबाउट, तो इस सिचुएशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 3। ठीक है? यस सर। और अगर आपके पास यही रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, इसको आप घुमा रहे हो इसके सेंटर के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इस सिचुएशन में इसका मोमेंट हमेशा होता है ml²/12। ये रिजल्ट्स कभी देखें? देखे तो होंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इसका भी यूज पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर कैपिटल I आ रहा है। तो अगर हम घुमाते हैं उसके एंड के अबाउट, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड? ml²/3। अगर हम घुमाते हैं उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 12। ये CUM क्या है? CUM
सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे तो क्लास 11th बच्चे भूल जाते हैं ना। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तो जो पहली वाली स्टेटमेंट है तो बोल रहा है कि अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट, ये थिन मतलब याद है बताया था स्लेंडर, बहुत ही पतली। अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ कैपिटल T. Now it is broken into two equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely in the same field. Its speed of oscillation is T dash. समझ में आ रहा है कि किया क्या इन लोगों ने? जो केस 1 है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट को ऑसिलेट करवाया और टाइम पीरियड आया T के बराबर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ T? 2 पाई अंडर रूट I by MB। जैसे आप लोग फिजिक्स में बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले लगाते हो ना, यस। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब हम पास टाइम इतना होता नहीं है एग्जाम के अंदर कि हम डिराइव करने बैठ जाए यहाँ पर। भाई ये कैसे करोगे यहाँ पर डिराइव? मतलब कर तो लोगे ही, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन सीधा अगर फॉर्मूला याद होगा तो यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन राइट अवे। अब क्या एक्टिविटी करी है हमने? इसके दो टुकड़े कर दिए, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। तो दो टुकड़े करने के बाद हमने सेम फील्ड में रखा उस छोटे वाले टुकड़े को, जिसके बाद जब हम मैग्नेट को तोड़ते हैं तो नॉर्थ साउथ दोनों मिलता है ना। हाँ यस सर। हाँ, इसकी लेंथ L थी, इसकी लेंथ कितनी है? L/2। L/2। इसका मास छोटा m था, इसका मास कितना होगा? m/2। बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा मास। यस सर। ठीक है, इसका ये किसके अबाउट घूमती है? कोने के अबाउट या सेंटर के अबाउट? सेंटर। सेंटर के अबाउट। तो इसका कैपिटल है कितना था? छोटा m L/12। हाँ, इसका कितना रहेगा? I डैश छोटा m/2 छोटे L/2 का स्क्वायर बाय 12, राइट? यस सर। तो ये कितना रहेगा? m L/12 का 1/8। 8। यस सर। यानी कि कितना आ गया? I/8 ओरिजिनल का 1/8। यस सर। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्या हो गया? I से I/8 हो गया। I/8। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या हो गया इसका? T डैश। T डैश। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mb। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, व्हाट इज दिस कैपिटल M? M is magnetic dipole moment। magnetic dipole moment, and it is equal to the pole strength m into L। हाँ, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है। तो पोल स्ट्रेंथ को PS बोल रहा हूँ मैं, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट व्हिच इज L, राइट? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहती है और लेंथ हो गई L/2। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि जो नया वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो जाएगा m/2, पुराने वाले का हाफ। हाँ, ये बातें समझ में आ रही है ना सारी की सारी? तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितने पंगे हैं? मास चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, तो टाइम पीरियड चेंज हो गया। तो अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखा तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I डैश अपॉन M डैश B। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बदल दी? सेम। मैग्नेटिक फील्ड सेम। सो 2 पाई अंडर रूट I डैश कितना है? I/8। M डैश कितना है? M/2। और मैग्नेटिक फील्ड B ही है। सो T डैश आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB। तो आ ही रहा है, साथ में क्या आएगा? 1/4 आएगा अंदर, 2/8 और 1/4। तो ये जो 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, ये तो T है, isn't it? यस सर। तो T डैश इज इक्वल टू T अपॉन 2। यस सर। क्या मांगा इन्होंने? इन्होंने मांगा है T डैश अपॉन T मांगा है। तो कितना आ गया? हाफ। हाँ, तो आ गया 1/2। आ गया समझ में? यस सर। तो इस क्वेश्चन से हमारा क्या टेक अवे है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई I अपॉन कैपिटल MB या स्मॉल MB? कैपिटल MB। कैपिटल MB। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस सिनेरियो? मास इनटू लेंथ का स्क्वायर बाय 12। ओके, अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस चैप्टर का? EM waves। EM waves। If E vector and B vector represent electric and magnetic field, what will be the direction of propagation of EM wave? क्या होता है? E क्रॉस B। E क्रॉस B। बहुत बढ़िया।
तो लिख देंगे इसमें कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिखना अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कि EM wave travels in a direction which is perpendicular to E vector and perpendicular to B vector, that is along E vector cross B vector। ये जो E vector cross B vector है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सो दिस वाज वेरी सिंपल। इसका और पार्ट करते हैं। क्या मान रहा है? Which one of the following displays maximum force at the same velocity? ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? लॉरेंट्ज फोर्स ऑन लॉरेंट्ज फोर्स, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स? F by L नहीं F is equal to Q V cross B। अच्छा Q, yes, F is equal to Q V cross। हाँ, F equal to Q V cross B। और यहाँ पे थीटा कितना है? 90। क्या 90? परपेंडिकुलरली घुस रहा है ना अंदर, तो केस 4। यस सर, केस 4 है। बोल रहा है कि और केस 4 में कितनी होती है फोर्स? QVB। क्योंकि QVB sin 90 डिग्री QVB बन जाता है। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? अल्फा बीटा। बोल रहा है कि कौन से वाले पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो एक है हमारे पास अल्फा पार्टिकल और एक है हमारे पास बीटा पार्टिकल। व्हाट इज बीटा पार्टिकल? बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, यस सर, बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। एंड अल्फा पार्टिकल क्या होता है? भारी प्रोटॉन, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। अच्छा यस, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन काफी भारी पार्टिकल है। अच्छा, हमने एक कंपैरिजन किया होगा चैप्टर 4 करते वक्त प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। When we talk about a proton and its charge is q, then the charge of alpha particle is double the charge of proton, so it is 2q. And if the mass of proton is m, then the mass of alpha is 4m, right? yes, ये कंपैरिजन याद है ना? yes, ठीक है। सो यहाँ पे what is q? q is the charge of proton and m is the mass of proton। ठीक है। and if we try to include beta particle also in this situation, so beta particle क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही होता है जो प्रोटॉन का होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, इजंट इट? यस सर। और मास होता है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, अब हमें क्या चीज कंपेयर करनी है इस क्वेश्चन में? फोर्स, है ना? यस, फोर्स। कौन से वाले पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगेगी? सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स? QVB। तो अगर बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल के लिए Q कितना है? 2Q। और V उतना ही है जितना बीटा पार्टिकल के लिए। और यहाँ पे लिखेंगे F बीटा इज इक्वल टू, भाई चार्ज तो Q ही है, V तो V है और B है। ये कम नहीं होगा? यही तो आएगा। नहीं, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी कम नहीं होगा? नहीं, तो वेलोसिटी सेम दे रखी है ना, विद द सेम वेलोसिटी V। अच्छा ओके, हाँ, तो दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो वो सब चीजें कांस्टेंट। तो किस पे लग रही है ज्यादा फोर्स? अल्फा पार्टिकल पे। तो दोनों का अगर रेशियो लेते हो कितना आएगा? So the force experienced by alpha is double the force experienced by beta particle। हम कह सकते हैं कि alpha particle will experience maximum force। What is beta particle? Fast moving electron। Fast moving electron। All right। Question number 3 एक बार कॉपी कर लो अपने अपनी नोटबुक में। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.02. What is this T? Tesla। With its plane perpendicular to the field, the radius of the loop starts
shrinking at a constant rate of 1 millimeter per second, यानी कि हर एक सेकंड में 1 मिलीमीटर का श्रिंक हो रहा है उसका रेडियस. Find the induced EMF in the loop at an instant when the radius is 2 सेंटीमीटर. क्या निकालना है? Induced EMF निकालना है. Which chapter? EMI, electromagnetic induction. Electromagnetic induction was discovered by which scientist? Michael Faraday. Faraday के लॉस पढ़ते हैं उसके अंदर. तो basically what is the formula of induced EMF? -d∅dt. हाँ, माइनस साइन किसने दिया था? लेंस. करेक्ट. तो लगा दो इसमें. बहुत ही आसान सा सवाल है ये. सो क्या करेंगे इसके अंदर? ये बी रखा है 0.02 टेस्ला. हाँ बिल्कुल 5 निकालेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3. सो बी कितना है? बी है 0.02 टेस्ला और कांस्टेंट रेट से गिर रही है रेडियस. तो ये क्या लिखा हुआ है? मिलीमीटर पर सेकंड. ये क्या चीज रखी है कि किस रेट से रेडियस गिर रही है, यानी कि किस रेट से रेडियस गिर रही है. dr/dt क्या दे रखा है? dr/dt कितना? 1 मिलीमीटर पर सेकंड. हाउ डू यू कन्वर्ट मिलीमीटर टू मीटर? 10 की पावर -3. 10 की पावर -3. बहुत बढ़िया. 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो कब? जब रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है कब? व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. ये वर्टिकल लाइन मतलब एट, इसे बोलते हैं एट. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. पता है आप लोगों को इसके बारे में? नो सर. तुम्हें नहीं पता जोएल इसके बारे में? इसमें आया तो नहीं लिखा है. ठीक है, कोई बात नहीं. फाइन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ induced EMF? It is d phi b upon dt with a negative sign. And what is the formula of phi b? b vector dot a vector. B vector dot a vector, correct. And when we expand it, what do we get? a cos theta. ba cos theta. What is theta? It is the angle between magnetic field and area vector. So यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है देख लेते हैं. कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. अगर कंडक्टिंग लूप इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका जो प्लेन है, यही इसका प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लेते हैं. यस. तो एरिया वेक्टर को भी मान लें अंदर ही. मैग्नेटिक फील्ड माइनस के गैप में और एरिया वेक्टर भी माइनस के गैप में मान लेते हैं. तो कितना आएगा? थीटा 0 डिग्री. 0 डिग्री. ba cos 0 degree. What is cos 0 degree? 1. आएगा minus d/dt of magnetic field into area. What is the area of a circular coil? pi r square. ठीक है. So यहाँ पे magnetic field constant है कि variable है? Magnetic field constant. तो बाहर आ जाएगी minus b d/dt. एरिया का फॉर्मूला क्या था? pi r square. यहाँ पे pi constant है, बाहर आ जाएगा. यहाँ पे क्या चीज वेरिएबल है? r square. रेडियस वेरिएबल है. सो व्हाट इज इट? हाउ डू वी डिफरेंशिएट r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्या आएगा? 2dr/dt. 2dr/dt. भाई अगर ऐसा लिखा हो y is equal to x square, so what is the value of dy upon dx? 2x. मान लो लिखा है y is equal to x square. अब पूछा है क्या? dy upon dt. तो क्या आएगा? 2x dx/dt. हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं चेन रूल, राइट? यस सर. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस पाई बी 2r dr अपॉन dr. कैसा लगा सवाल ये वाला? मस्त. अच्छा सवाल. मतलब इसमें थोड़ी सी चीजें लग रही है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड. तो आएगा पाई इंटू बी कितना है? 0.020. 0.02.
रेडियस कितना है, कब निकालना है, एट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को लेंगे कन्वर्ट मीटर में, के बाद -2। dr/dt कितना है, 10 की पावर 10 की पावर -3। -3। कर दो इनको मल्टीप्लाई उठा के, समझ में आ गया ना? हाँ यस सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आएगा pi is 3.14 and this is 2/8 0.08 10 की पावर -5. What is the unit of induced EMF? Volt. करेगा इसको मल्टीप्लाई, साइंटिफिक नोटेशन में डाल देना। 10 की पावर -6। हाँ, और क्योंकि ये बहुत छोटा आ रहा है, 10 की पावर -6 के मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं, माइक्रो। रहेगा 2.512 माइक्रो वोल्ट। ये आ रहा है ना? यस। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या मांग रहा है? Leads to breaths and no rest. What is a balanced equation? कितना फर्जी सवाल है। P upon R equal to Q upon S. P upon R is equal to Q upon S या फिर P upon Q is equal to R upon S. खत्म। चलो लिख लिया? ठीक है, इसका और पार्ट कर लेते हैं। What happens to the magnetic field of the solenoid if a ferromagnetic material is inserted in a current carrying solenoid? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, एनहांस करता है। यस सर। हाँ, तो अगर हम सोलेनॉइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। हाँ, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस कब, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो मैं अभी इसको लिख देता हूँ। So number 4, magnetic field strength increases सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? U0 NI। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ increases when an iron rod, आयरन होता है ना फेरोमैग्नेटिक। यस सर। हाँ, when an iron rod is inserted along the axis of a solenoid because ferromagnetic material क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एनहांस करता है, ऐसा उसकी प्रॉपर्टी है। ferromagnetic material absorbs and enhances magnetic field because ferromagnetic material absorbs and enhances magnetic field। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकालना है? हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने कर दिया प्रोजेक्ट along the axis of a circular conductor carrying the same current नहीं होना चाहिए, carrying current होना चाहिए, carrying current। तो इलेक्ट्रॉन को हमने फेंक दिया है along the axis of a circular current carrying coil, I guess ये। What amount of force will be experienced by the electron? What is the formula of force? V cross B। Q V cross B। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ दी डायग्राम। हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है अलोंग दी एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग। हाँ, अलोंग दी एक्सिस किया है। सो इफ यू मेक द डायग्राम, अगर हमारे पास ये एक कॉइल है, इफ दिस इज अ कॉइल, उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो डॉटेड बना रहे हैं। हाँ, तो दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल
और मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट है, हमें बताया तो कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं कि करंट इस तरीके से है आई। तो ये बताओ कि यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज दिखेगा ना? ये ऐसे करके देख रहा है तो इसको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? भाई ये करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, और फिर ये इसका रियर साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है, तो इसका राइट हैंड यहाँ पर होगा और लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा। बंदे को क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा क्या? क्लॉकवाइज। अगर ये बंदा ऐसे करके देख रहा है, इसकी आंखें हैं ये और ऐसे देख रहा है सामने ये, तो इसे क्लॉकवाइज दिखेगा ना। अगर यहाँ से देख रहा है तो इसे क्या दिखेगा, इसे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर जाएगा ना करंट। अच्छा हाँ ठीक है सही है। इस लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए हो? नहीं वो अब समझ आया मुझे, जब दूसरे बंदे का वो दिखा तब समझ आया। हाँ, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो जहाँ पर कंफर्टेबल हो वहाँ पे खड़ा करके देख लिया करो बंदे को। अगर हमें राइट हैंड के हिसाब से देखा है ना हमने कि करंट का ज्यादा है। हाँ, मतलब क्या है ना कि ये जो कॉइल है ये इस तरीके से बना रखा है कि ये वर्टिकल प्लेन में खड़ी हुई है, इस तरीके से उसको टांग रखा है, ऐसे मान के चलो, ऐसे टांग रखा है इसको। तो अगर ये बंदा देख रहा है तो इस बंदे को क्या दिखेगा, करंट कैसे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो उसके लिए तो क्लॉकवाइज होगा इस वाले बंदे के लिए, इजंट इट? क्योंकि दो तरफ से देखने पे करंट की डायरेक्शन अलग अलग दिखती है ना। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। अब ये बताओ कि इस कॉइल के अंदर जो करंट है, अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ आएंगी, लेफ्ट की राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लॉकवाइज अरे करंट है तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ जा रहे होंगे एरोज मैग्नेटिक फील्ड के, राइट में या लेफ्ट में? राइट। हाँ भाई, अपना राइट हैंड लो और फिंगर्स को कर्ल कर दो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका अंगूठा इस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ, है ना? हाँ यस यस। हाँ, तो कहने की बात यह है कि इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ हम बोल सकते हैं, है ना? यस। और ये घूम घूम के वापस आ रही होगी इस तरीके से। अब क्या किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में कर दिया प्रोजेक्ट, ये तो किया है इन्होंने, ये किया ना? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, और वेलोसिटी क्या है चार्ज की, आई कैप। ठीक है। हमें निकालना है इस पर कितनी फोर्स लगेगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, V क्रॉस B। क्यू वी क्रॉस बी। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसे खोलेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा। बताओ कितना एंगल है इन दोनों वेक्टर्स में, 0 डिग्री। 0 डिग्री। जीरो व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। जीरो। कोई डाउट तो नहीं रह गया मन में? ठीक है ये? यस यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या मांग रहा है? 6. How the resonant frequency LCR circuit generator will be reduced? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा आर? Root R. अरे ओमेगा आर का फॉर्मूला अगर ध्यान नहीं आ रहा तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी लगा लिया करो। अगर ओमेगा आर ध्यान ना आ रहा हो तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी लगा लिया करो। व्हाट इज एक्सएल? L omega. एक्सी 1 upon omega c. तो ओमेगा स्क्वायर Yes sir. 1 अपॉन एलसी ओमेगा। Root 1 upon LC. कभी भी अगर ओमेगा आर का फॉर्मूला ध्यान ना आए तो क्या करेंगे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। Equal to XC. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा आर, 1 अपॉन अंडर रूट LC. एलसी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। 2 pi yes sir. तो यहाँ से न्यू आर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा आर, 1 upon yes sir. यानी कि 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट
LC. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन आ गया? Kevin. अच्छा क्या है इसको? हाँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, चाहता क्या है ये? इसको कम करना है। कम करना है, तो कैसे कम करेंगे इसको? एल को बढ़ा लो, सी को बढ़ा लो। Yes sir. तो लिखेंगे कि न्यू आर कैन बी रिड्यूस्ड बाय नंबर 1 increasing the value of inductance. Increasing the value of inductance in circuit, and number 2 increasing the value of capacitance in circuit. अच्छा, कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास एक सिचुएशन है कि ये है हमारे पास C1 और ये है हमारे पास C1 रहने दो, इसको ले लेते हैं C। अगर ये है C, ये है C, एक ये सिचुएशन है, और एक सिचुएशन हमारे पास ये वाली है जिसमें ये है C, ये है C। बताओ यहाँ पर कितना आएगा C इक्विवेलेंट पहले वाले में? C plus C 2C 2C, और यहाँ पर 1 of C into C upon C plus C. हाँ, C square upon C by 2। तुम लोग इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो इसमें? अरे आधा हो जाता है, आधा वही कर रहा है, C1 C2 upon C1 plus C2। हाँ yes sir. हाँ, तो C upon 2C मल्टीप्लाई मत किया करो सीधा। अच्छा, अब कहने की बात ये क्या लिखा था हमने पॉइंट नंबर 2 में? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाना चाहते हो तो पैरेलल में लगा दो एक और कैपेसिटर। यस सर। लिखेंगे बाय कनेक्टिंग अनदर कैपेसिटर इन पैरेलल। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन। हाँ, और रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो सीरीज। रेजिस्टेंस टू सीरीज। रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ता है, कैपेसिटेंस पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, will a passenger airplane be able to see a rainbow? कभी देखा है रेनबो? प्लेन में तो नहीं देखा। तो ये पूछा है कि प्लेन में दिखता है कि नहीं दिखता। प्लेन में क्यों नहीं दिखेगा? क्या दिक्कत है? एल्टीट्यूड ज्यादा होता है। हाइट तो है ही, तो हाइट इज नॉट एन इशू। बेसिकली रेनबो दिखने में क्या प्रॉब्लम है एरोप्लेन के अंदर? भाई कंडीशन जो होती है रेनबो देखने के लिए क्या होती है कि जो सन हो हमारे पीछे की साइड में हो और सामने वो हो, मतलब हाँ, तो दिख जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू। अ पैसेंजर शुड बी एबल टू सी एन एरोप्लेन, शुड बी एबल टू सी अ रेनबो इन द एरोप्लेन। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे यार, मेरे को तो कोई इसमें दिक्कत लगी नहीं भाई। इसका और पार्ट कर लेते हैं। एन आयरन कोर्ड सोलोनॉइड, ये क्या होता है? जिसके अंदर हमने लोहे की रॉड डाल दी, हैज सेल्फ इंडक्टेंस 2.8 हेनरी। व्हेन द कोर इज रिमूव्ड द सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स 2 मिली हेनरी। व्हाट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर यूज्ड? तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या से क्या हो गई? 2.8 से 2 मिली हेनरी। हाँ, क्या निकालना है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर यूज्ड। ठीक है, तो नंबर 7 भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एल फॉर अ सोलोनॉइड? आई पी इक्वल एल आई। नहीं, अरे सोलोनॉइड के लिए कैपिटल एल का फॉर्मूला देखो। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोलोगे? V इक्वल टू आई। नहीं सर, रेजिस्टेंस का डेडिकेटेड फॉर्मूला। यस सर, रो एल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस डेडिकेटेड? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। जैसे आप लोगों ने ये वाले फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो वैसे ही व्हाट इज द डेडिकेटेड फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस? म्यू नॉट एल स्क्वायर। हाँ, IR स्क्वायर एल। यस, अब इंतजार मत करो, बहुत हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। जैसे आपको ये याद है, ये भी याद है, वैसे ये भी याद करना है। L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर IR स्क्वायर एल। तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट
कोटेन का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये कभी ड्राइव किया है हमने? हाँ यस सर। आर ड्राइव किया हमने ये। अच्छा, इसके अंदर व्हाट इज म्यू नॉट? रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी किसकी? फ्री स्पेस की, वैक्यूम की। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VAC ना UUM। VAC UUM। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हो गया नंबर 1। अगर मान लो कि आपने इसके अंदर डाल दी लोहे की रॉड, ये है एयर कोर्ड। क्या है ये? एयर कोर्ड। अगर आपने कर दिया आयरन कोर्ड तो L डैश हो जाएगा। यह है आयरन कोर्ड। लोहे की परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से अलग होती है, सेम होती है? अलग होती है। वैसे हमने परमेबिलिटी पढ़ा नहीं है अलग से, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि परमेबिलिटी जो है ना, म्यू नॉट लिखा था यहाँ पे, इस बार हम क्या लिखेंगे? सिर्फ म्यू लिखेंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है? यस सर। तो हमने 2 लिख लिए फॉर्मूले। बताओ इसमें व्हाट वाज म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। व्हाट इज म्यू? परमेबिलिटी ऑफ आयरन। परमेबिलिटी ऑफ आयरन जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो पढ़ता है ना केमिस्ट्री में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो परमेबिलिटी मतलब अंदर घुसने की क्षमता। तो बेसिकली आयरन तो फेरोमैग्नेटिक होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब करता है, एनहांस करता है, तो इसकी म्यू बहुत ज्यादा होती है, परमेबिलिटी ऑफ आयरन। तो एक काम करते हैं, लेट अस डिवाइड द सेकेंड वन बाय द फर्स्ट वन। तो क्या आएगा? L डैश अपॉन L इज इक्वल टू क्या? म्यू अपॉन। हाँ, और इसे ही बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हाँ, जब भी हम बात करते हैं ना रिलेटिव परमेबिलिटी की, तो नीचे आता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये चीज ध्यान रखना। तो रिलेटिव में नीचे क्या आता है? परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन क्या था? अच्छा, इस रिलेटिव परमेबिलिटी को सिंबल देते हैं म्यू आर। म्यू आर, ठीक है? इस वाली फ्रैक्शन को बोलते हैं म्यू आर। जैसे आप लोगों को याद है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K इज इक्वल टू F0 अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर। यस रिलेटिव परमिटिविटी वैसी है ये। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जब था आयरन तब कितनी थी इंडक्टेंस? 2.8। 2.8। और जब है एयर तब कितनी है? 2 × 10⁻³ बहुत बढ़िया। यानी कि 2.8 अपॉन 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू म्यू आर 1.1403। यानी कि 1400। यस सर। हाँ, 1400 1400 ही तो आएगा यस भाई। 1.4 × 1000 है ना? यस हाँ यस 1400 ठीक है। तो ये किसकी क्या है? ये है आयरन की रिलेटिव परमिएबिलिटी। एबिलिटी। ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं? रट्टा मार के रखते हैं एक फार्मूले का। तो फार्मूला क्या बन गया कि L लोहा अपॉन L हवा इज इक्वल टू म्यू आर। इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने याद किया हुआ है ना कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल? IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स हल्का अपॉन भारी। यस सर। तो जैसे आपने ये याद कर रखा है, वैसे ही इसको भी याद कर लो। L आयरन अपॉन L एयर इज इक्वल टू म्यू आर। ये हो गया इसका। अच्छा, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। क्या मांग रहा है 8th में? polarity plates in the capacity when the values of quickly move from the coil. अगर इस वाली मैग्नेट को आप देखो ध्यान से, इसका साउथ अप्रोच कर रहा है। यस सर। तो लेंस बोलता है कि जो भी कर रहे हो उसको अपोज करना है, सपोर्ट करना है? अपोज करना है। तो बेसिकली अगर साउथ अप्रोच करेगा तो साउथ को अपोज करना है। हाँ यस सर, नॉर्थ बन जाए तो साउथ ही बन जाना है भाई। साउथ को अपोज कैसे करोगे? साउथ बना के। हाँ यस यस। ठीक है, जब साउथ अप्रोच करेगा तो सामने क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। और साउथ बन जाएगा यानी कि कौन सा करंट? क्लॉक करंट, क्लॉकवाइज। यस सर। साउथ पोल क्या होता है? क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट। और क्लॉकवाइज करंट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो यहाँ से जो इंसान देख रहा होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे देखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे। यस सर। कौन सी प्लेट पे डिपॉजिट होंगे? बी पे। तो बी पे नेगेटिविटी आ जाएगी और ए पे पॉजिटिविटी। बिल्कुल।
तो बोला ना व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स ए एंड बी, तो प्लेट ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट बी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया? अच्छा, मतलब एक साइड का देखना काफी है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। वैसे आओ यहाँ से करते हैं इस बार। अब अगर यहाँ से देखते हैं, असल में इस साइड से इसलिए किया है क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये रियर साइड में है ना प्लेट है। हाँ ये सब ऐसे। तो जनरली ऐसे वाले क्वेश्चन में यहाँ से बंदे को बिठाओगे तो थोड़ा सा सही व्यू आता है, यहाँ से सही व्यू नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। एक काम करते हैं, मैं इसमें करके बट डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो देखो इन्होंने कैसे बनाया डायग्राम कि ए और बी लग तो रहा है कि पीछे की साइड में, लेकिन डॉटेड नहीं दिखाया ना, डॉटेड नहीं दिखाया इन्होंने। यस सर। तो अगर हम डॉटेड दिखा दें इसको इस तरीके से, और ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और एक काम करते हैं इस बार यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से कौन सी वाली पोल अप्रोच कर रहा है? नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ अप्रोच करेगा तो सामने क्या बन जाएगा? नॉर्थ। सामने नॉर्थ बन जाएगा, जो भी अप्रोच करेगा सामने वो बन जाता है। सामने नॉर्थ बन जाएगा तो करंट कैसा फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा यहाँ से वाले देखने वाले बंदे के लिए, है ना? यस सर। क्योंकि नॉर्थ अप्रोच करेगा, सामने नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो करंट अगर ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? ऐसे। यस सर। तो वही आ गया सेम, इजंट इट? यस यस। यानी कि कहीं से भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो कहाँ से करना बेटर है, राइट से लेफ्ट से? लेफ्ट नहीं, राइट। राइट से थोड़ा सा इजी पड़ता है। समझ में आ गया ना? यस सर। इसका और पार्ट में क्या मांग रहा है? टेलीस्कोप है, और इमेज क्या बन रही है? इंफिनिटी। ठीक है, और आंख रिलैक्स है कि स्ट्रेन्ड है? कंप्लीटली भाई आंख रिलैक्स तभी होती है जब इमेज दूर होती है बहुत, है ना? यस सर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एडजस्टमेंट? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, सिंपल। यस सर। देखो नाम भी पूछना शुरू कर दिया इसने अब, तो इस वजह से जो भी आपके नोट्स में चीजें लिखी हुई हैं उनको याद कर लो प्रॉपर्ली। नाम भी पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज किसी का प्रिंसिपल है? नल डिफ्लेक्शन बोल देंगे इसमें। अच्छा, नल डिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में आप लिखोगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। बेसिकली जनरली वी आर मोर फेमिलियर विद द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, राइट? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या? नल डिफ्लेक्शन। और just to substantiate our answer more, we'll just write a little bit about it कि when the ratio of resistances in opposite arms is equal, right? Yes sir. So when the ratio of resistances in opposite arms is equal, the current in galvanometer is how much? Zero. The current in galvanometer is 0. That is, we get null deflection. ठीक है, सो ये भी हो गया हमारा। तो आज हम इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करें। ओके सर। ओके गाइस, चलिए, थैंक्स, बाय। ओके बाय, बाय। गुड आफ्टरनून, बाय।